जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुरा के कमेंट सेक्शन में थोड़े से फ्लावर्स वगैरह भेज के बताएं कि हाँ आप सब एकदम अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। और दोस्त, एक नई शुरुआत आज होने जा रही है आपका मक्का में। तो मक्का में विरोध हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ, मक्का में एक साथी प्रोटेस्ट होने लग गए, विरोध होने लग गए, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके विचार से बहुत सारे लोग तो प्रभावित हुए। लेकिन जिन लोगों का व्यापार वहां पर सिर्फ उसी तरह से चलता था, यानी कि जो पहले के वहां के धार्मिक गुरु थे, मैंने आपको कहा कि इस्लाम तो था पहले से भी, ये तो अंतिम पैगंबर हुए जिन्होंने इस्लाम का बहुत प्रचार प्रसार किया। तो विरोध होगा या नहीं होगा? भाई, कोई व्यक्ति अगर कहीं पर किसी एक विषय में उपलब्धि प्राप्त करे तो जो पहले जिनको उपलब्धियां प्राप्त थी वो अपोजिशन में आ जाएंगे या नहीं आएंगे? आप कहेंगे हाँ, जनरल सी बात है, साधारण सी बात है। आप कभी बहुत तरक्की करना किसी भी क्षेत्र में, तो आप देखोगे आपके विरोध में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो ये जो मक्का में अपोजिशन हुआ, क्यों हुआ है? क्योंकि किसका विरोध कर रहे हैं? मूर्ति पूजा का। और इसके बाद में मक्का में जब विरोध हुआ तो पैगंबर कहां चले गए थे बताओ? पैगंबर चले गए फिर आपका मदीना। मदीना ये भी सऊदी अरब में, मतलब दूसरी जगह है। तो मक्का से मदीना की जो यात्रा है, इसको जब हम इस्लाम को आपको अलग से पढ़ाएंगे एक कक्षा में, तब बताएंगे। हिजरी संवत है 622 का। अभी उन विषयों की बात नहीं कर रहे, अभी जर्नल हम समझ रहे हैं। तो जब ये मदीना आए तो यहां पर इनका बहुत वेलकम हुआ। उस समय जो मदीना में थी, तो उस समय इस्लाम बटा हुआ था फिरकों में। फिरक का मतलब बहुत सारी फिरकें होती थी। फिरके का मतलब संगठन, आप समझिए। तो इन सब का स्वागत किया। और यहां पर ही पहली बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अपनी राजनीतिक और सैनिक शक्तियों को बढ़ाया, अपनी आर्मी बनाई, अपनी सेना बनाई, अपने जो विचार से समर्थित लोग थे उनको अपने साथ में लिया और मक्का पर फिर लड़ाई लड़ी। 622 आए और वापस मक्का में लड़ाई लड़ी आपका 7 वर्षों के बाद में। 629 में मक्का को जीता। कई जगह आप देखोगे 630 भी है। 629 623 एडी में मक्का को क्या कर लिया? मक्का को जीत लिया। बात क्लियर है? क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे विचार बढ़ते जा रहे हैं और फॉलोअर्स क्या हैं, वो धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर कहते हैं कि भाई बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार हुआ अरब में। और जैसे ही मक्का को जीत लिया, तो ये दो सेंटर हुआ करते थे, मक्का और मदीना, जो दोनों को ही कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया, यानी दोनों को ही जब विजित कर लिया गया, तो अरब में फिर आगे कंट्रोल करने के रास्ते खुल गए। लेकिन हुआ क्या यहां पर कि आपको पता होना चाहिए, 632 में पैगंबर जो थे आपका, इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ कब हुई थी? 632 एडी में। लेकिन तब तक बहुत काफी प्रचार प्रसार हो चुका था और इसके बाद में इनके तो अपने कोई उत्तराधिकारी थे नहीं। तो यहां पर एक प्रश्न आया कि भाई अब इस्लामिक साम्राज्य को कौन संभालेगा? तो एक शब्द आया, आपने देखा, कैलिफ, खलीफा। अब संभालेंगे खलीफा। तो इसके बाद में क्या बोलेंगे? खलीफा। याद रख लेना, इनके बाद में 4 खलीफा हुए। बड़ा महत्व रहेगा जब भारत पर आक्रमण के समय पर मैं बताऊंगा ये खलीफा थे उस समय पर। 4 खलीफा हुए और 4 खलीफाओं में जो पहले हैं वो है अबू बकर। अबू बकर क्यों है? क्योंकि ये आपका ससुर थे पैगंबर के। ठीक है, अबू बकर। तो ये अबू बकर हुए आपका फर्स्ट कैलिफ, यानी कि पहले खलीफा। लिख लेना इस बात को, फर्स्ट कैलिफ, फर्स्ट कैलिफ। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या हुआ? इनकी डेथ हो जाती है। डेथ हुई कब? आपका 632 में बने, 634 में डेथ हो गई। जो आपका सेकंड बने वो उमर, दूसरा खलीफा बना उमर 634 एडी में। 634 एडी में तीसरा खलीफा बना उस्मान। उस्मान बना तीसरा खलीफा। 634 के बाद में 644 तक रहे, 644। और याद रखना 644 एडी में। और चौथा खलीफा बना अली 661 एडी में। नहीं, 661 एडी में तो डेथ हो गई थी। ये बने आपका 656 में एडी में। और ये तो खुद की डेथ हुई इनकी। ये 3 खलीफा आए थे जिनको कत्ल कर दिया गया। इन तीनों का कत्ल हुआ है, तीनों के तीनों बाद के खलीफा। यानी कि अब कौन संभालेगा?
और इनमें जो सबसे खतरनाक व्यक्ति हुए वो उमर नाम का खलीफा सबसे शक्तिशाली खलीफा बनकर के उभरा। और इसने क्या किया कि इसने कहा कि इस्लाम जो है अब एक स्ट्रांग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी अब हमको तलवारों के दम पर जीतना होगा। और यही हकीकत थी। इससे बहुत सारे लोग गुरेज करते हैं। इतिहासकार रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियन हुए, उन्होंने कहा कि भारत में जो इस्लामिक आक्रमणकारी आए वो सुन्नी थे, तो उन्होंने सियाओं पर अटैक किया, हिंदुओं पर तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। वामपंथी इतिहासकार इस तरह से झूठा इतिहास बता करके हम भारतीयों को या युवाओं को क्या करते हैं कि वो दूसरी दिशा में सोचेंगे। आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, उनको लगेगा बड़ी इतिहासकार हैं तो ठीक है, इनकी बातें सत्य होंगी, और वो दूसरी दिशा में सोचेगा फिर। तो ये याद रखना, उमर के टाइम पे, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनके टाइम पर ही सीरिया में पहले आपका यहूदी थे, सीरिया हुआ, मिस्र हुआ, ईरान हुआ, ये सब जीते। और यहां पर इस्लाम फैलाया किसने? उमर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे स्ट्रांग यही था, इन्होंने इस्लाम को एक आपका शक्ति संगठन की तरफ बना दिया। अब ये जो 4 खलीफा, ये 4 कौन है? ये 4 वो खलीफा हैं जो मक्का के युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के साथ रहे, यानी एक चारों साथी रहे हैं। जैसे अली कौन है? मैंने बताया अबू बकर ससुर है, तो एक फैमिली के मेंबर्स थे, ससुर है। और अली कौन है? ये आपका पैगंबर मोहम्मद के दामाद है। अब यही कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हुए थोड़े से। जैसे इस्लाम में 2 संप्रदाय आप देखते हैं, सिया और सुन्नी। हुई सिया एंड सुन्नी। तो जब पहले खलीफा के बनने की बात थी, तो जितने भी फॉलोवर्स थे अबू बकर के, जो मानते थे अबू बकर को खलीफा होना चाहिए, वो सब लोग थे आपका सुन्नी। और जितने लोग मानते थे कि नहीं, अली वास्तविक उत्तराधिकारी तो इनके अली है, ससुर नहीं दामाद होने चाहिए, तो इन सब के जो फॉलोवर्स थे उनको कहा गया सिया। तो यानी कि इनमें भी आपस में मतभेद हो गए, और इस्लाम भी 2 उनमें बट गया, सिया और सुन्नी। बहुत बड़े कारण रहे इसके लिए। आप जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा सूफिज्म, तो मैं आपको बताऊंगा सूफीवाद का उदय ही इसलिए किया गया था कि सिया और सुन्नी के मतभेदों को कम किया जा सके, इसीलिए देश में सूफीवाद आया। ये बात क्लियर है? तो ये जो खलीफा हुए, याद रखना ये किस वंश के थे, तो आपको याद रखना यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट याद रखना है, उमैयद वंश। ये उमैयद वंश रहा था। कब बताया मैंने आपको? पहले खलीफा आपका 633 में बन गए, तो 633 से लेकर के 750 एडी तक उमैयद वंश के खलीफा रहे, और टोटल इसमें 18 खलीफा हुए थे। कितने कैलिफ्स हुए टोटल? उमैयद वंश के जो कैलिफ्स थे वो टोटल कितने थे? तो अरब में ये लोग खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना, अरब को सेंटर बना रखा है इन्होंने, सऊदी अरब उसके आसपास के देशों में होड़ लगी हुई है। अब इनके आपस में भी कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए हैं। तो जो उमैयद वंश का मतलब जो पहला खलीफा था अबू बकर, उसकी फैमिली ट्री है, या ये सब उमैयद एक डायनेस्टी थी, उमैयद डायनेस्टी से संबंधित थे किसी ना किसी तरह से। ठीक है, आगे आएंगे। अब इसके बाद में क्या हुआ यहां पर? उमैयद डायनेस्टी। तो उमैयद डायनेस्टी के बाद में उमैयद डायनेस्टी का जो अंत किया, वो किया अंत आपका अब्बासियों ने। तो यहां पर एक फैमिली और आ गई रूल करने, जिसने 750 एडी में सारे उमैयद वंश के जितने भी जीवित लोग थे सबको मारा, और कहते हैं उनके ऊपर उन्होंने चमड़ा बिछवाया और उसके ऊपर बैठ करके नाश्ता किया। ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि खलीफाओं में उमैयद वंश का जो खात्मा है वो किसने किया था, क्या बोलेंगे? यहां पे लिखना अगली बात को, उमैयद वंश का खात्मा, अब्बासियों ने किया। ठीक है, कब किया था? 750 एडी में। 750 एडी में कैलिफ्स की बात बता रहे हैं, जो खलीफा चल रहे हैं। और जब अब्बासी आए तो अब्बासी अगले 500 वर्षों तक रहे। अगले 500 वर्ष तक कौन रहे? अब्बासी खलीफा रहे। और याद रख लेना, इस वंश में टोटल 37 कैलिफ्स हुए थे, यानी कि 37 खलीफा हुए।
और इन्हीं का सेंटर है। आप अक्सर जब मैं अब आपको मध्यकालीन भारत बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बगदाद के खलीफा ने, तो बगदाद के खलीफा का मतलब इन सब का जो केंद्र था, पहले कूफा हुआ करता था लेकिन बाद में केंद्र बन गया बगदाद। तो बगदाद सेंटर रहा किसका? खलीफा का। क्या केंद्र था बोलो? बगदाद किस देश में पड़ता है बगदाद, जरा लिखिए। तो आप यहां पर एक बात समझोगे कि जब इन्होंने केंद्र अपना बगदाद को बना लिया तो यही रूल करते रहे होंगे 750 से अगला। आप समझो कितने वर्षों की बात कर रहे हैं हम, लगभग 1250 वर्षों की। यानी भारत में जब गुलाम वंश होगा उस समय पर भी आपका खलीफा होंगे। खलीफा तो मतलब 1924 तक रहे। जब हम आधुनिक भारत में आपको खिलाफत आंदोलन बताएंगे कि 1919 से 24 तक खिलाफत आंदोलन चला, तो खिलाफत आंदोलन हमारे देश में क्यों चला था? कैलिफ के सपोर्ट में चला था, खलीफा के समर्थन में, क्योंकि तुर्की में जो ब्रिटिश सरकार थी वो खलीफा पद को खत्म करना चाहती थी। और तुर्की का जो शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसने उसमें रुचि नहीं दिखाई। तो 1924 वो वर्ष है जिसमें खलीफा पद को एकदम से खत्म कर दिया गया। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आज वर्तमान में खलीफा पद क्या एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कहेंगे? बोलो, ईयर लिखो, किस वर्ष में खलीफा पद को पूरी तरह ब्रिटिश सरकार ने खत्म कर दिया था? आंसर आना चाहिए जबरदस्त सा। ठीक है, बात क्लियर है? इतनी सी छोटी सी बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब ये लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने एक नारा दिया जिहाद का। सुना है शब्द आपने कभी, जिहाद? तो जिहाद किसके खिलाफ था? जो लोग इस्लाम को नहीं मानते थे उनके खिलाफ जिहाद छेड़ा गया। जैसे किसी राजा, जैसे मान के चलिए आप कासिम भारत में आए तो कासिम के पास इतनी सेना थोड़ी ना थी, तो कासिम वहां से तो थोड़े सैनिक चला, लेकिन जब जिहाद का नारा उसने दिया तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए उसके साथ में। जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और वो सैनिक कार्यवाही का मतलब जो इस्लाम को नहीं मानते या तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट करो, या तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जाएगा। और उस तरह के अत्याचार पूरे भारतवर्ष में हुए, आप सब जानते हैं। तो क्या बोलेंगे उसको समझते हैं थोड़ा। जिहाद क्या है? इस्लाम न मानने वाले के खिलाफ, इस्लाम को न मानने वाले के खिलाफ, न मानने वाले के खिलाफ। व्हाट इज जिहाद? तो जिहाद किसके खिलाफ छोड़ा गया? अगेंस्ट, जिसको ये भी कहा जाता है भैया मूर्ति पूजकों के खिलाफ था। दोज हु डोंट फॉलो द इस्लाम, मतलब उस समय के आक्रमणकारियों ने इसको नाम दिया। वर्तमान में इसका जो भी रूप हो, वर्तमान में जिस भी रूप में हो, लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं हम कि जब जिहाद को छेड़ा गया। और इसी जिहाद के दम पर सीरिया, अब पढ़ना ये अरब कंट्रीज है, सीरिया, फिलिस्तीन, दमिश्क, साइप्रस, इसकी राजधानी निकोसिया है, मिस्र, इन सब पर क्या कर लिया गया? कंट्रोल कर लिया गया। इन क्षेत्रों को अरब वासियों ने जिहाद के नाम पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद में कहां गए? देन फारस। फारस किस क्षेत्र को बोलते हैं? जो ईरान वाला क्षेत्र, ईरान के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में, अफ्रीका वो टॉप अफ्रीका को जीत के फिर आपका स्पेन, स्पेन के बाद में पुर्तगाल, इस्लाम का प्रचार हो रहा है, ठीक है। पुर्तगाल के बाद में फ्रांस, लेकिन फ्रांस में जाकर के इनको रोक लग गई। यहां पर एक नायक उभरा। अब आपको समझना, जो अपनी कंट्री का कंपैरिजन करो तो भारत में एक व्यक्ति को कहा जाता है आपका चार्ल्स मार्टेल। भारत का चार्ल्स मार्टेल कौन था बताओ जरा। तो यहां पर जब ये फ्रांस में गए तो यहां पर हुआ एक टूर्स वॉर। कौन सा? टूर्स वॉर, लिखना है इसको। टूर्स वॉर ये है 732 एडी का, और इस टूर्स वॉर को लड़ा था, यहां पे थे आपका फ्रांस के सेनानायक चार्ल्स मार्टेल ने। कहते हैं जिसने, यही वो व्यक्ति है, नहीं तो संपूर्ण यूरोप भी आपका इस्लामिक सत्ता में कन्वर्ट हो गया होता। जो व्यक्ति, जो नायक बने, जो हीरो बने, जिन्होंने आपका, अगर मैं कहूं कि सिर्फ पूर्वी यूरोप तक को प्रभावित होने दिया, उससे आगे नहीं जाने दिया, तो वो कौन है? चार्ल्स मार्टेल है। भैया ये लिखा हुआ साफ दिख रहा है आप सब लोगों को? एक साथी कह रहे हैं भैया थोड़ा बड़ा लिखिए,
क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ, फिर तो 2-3 शब्द ही आ पाएंगे पूरे बोर्ड पर। पूरे बोर्ड पर हमने सिर्फ 4 लाइन लिखी हैं दोस्त। एक बार यस या थम्स अप करके बताएं, बात क्लियर है? ओके। आपके फ़ोन की क्वालिटी में दिक्कत होती होगी दोस्त कोई। तो यहां पर जब ये फ्रांस में पहुंचे तो किसने रोक दिया? चार्ल्स मर्टेल। याद रखना, चार्ल्स मर्टेल जीता तो इमेज रहेगी। अब यहां पर इमेज देखो, एक एक फोटो देख करके उससे इमेज बनाना। ये मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। देखो ये तो एक इमेज माइंड में रखिए, अखंड भारत। अपना भारत पहले कैसा था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब ये भारत में थे। आपको पता है ना, अखंड भारत के बहुत सारे हिस्से हुए। अफगानिस्तान 1893, पाकिस्तान 1947, म्यांमार जिसको भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग किया गया 1935, 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश तो वो तो पूर्वी पाकिस्तान ही था, 1971 में स्वतंत्र हो गया। ये अखंड भारत है अपना। उस समय से आज के मैप से इसको कंपैरिजन करना, ये होमवर्क है आपका, कौन कौन से देश आते थे, नाम भी लिखा है मैंने उसमें। ये देखो, ये जो अभी मैं बता रहा था कहाँ का उन्होंने कंट्रोल किया आपका, तो ये आप देख सकते हैं अरब कंट्रीज, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इराक, सीरिया, सऊदी अरब, ओमान, इस सब को, सीरिया, ये सब हिस्सा है आपका जो अफ्रीका के ऊपर देश स्थित हैं, अरब कंट्रीज जिनको हम बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? अरे बोलो थोड़ा बहुत यार, जानने को मिल रहा है भैया, अच्छे से सीख पा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी भी मज़ा नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। तो ये तो स्थिति हुई कि भाई जो इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम अरब में फैला, कैसे कैसे उसने अपने मतलब प्रचार प्रसार को किया अरब में। उसके बाद में आती है बात कि भारत में मुसलमान कैसे आए, भारत में इस्लाम, इस्लाम इन इंडिया, भारत में इस्लाम कौन आया था सबसे पहले बताओ? इस्लाम इन इंडिया। अब देखो, पहली चीज तो याद रख लेना कि ये मत समझना कि भैया कासिम ही पहले आया। पहली बात तो ये है कि भारत के अरब देशों से साथ संबंध जो है वो बहुत पहले से थे। अब आप गाने सुन रहे हो, तेरा रेशम का रुमाल हो तेरा क्या कहना, रेशम के बारे में आपको जानना क्या चाहिए कि आप एक सिल्क रूट जानते होंगे सारे लोग, सिल्क रूट, सिल्क किसको बोलते हैं? रेशम को। तो भारत में इस्लाम कैसे आया? तो इसका सबसे पहले जो कारण है, भारत में जो इस्लामिक लोग आने शुरू हुआ, उसका सबसे पहला कारण है सर्वप्रथम व्यापार, फर्स्टली बिजनेस। वो किसके लिए आते थे? बिजनेस के लिए आते थे। बिजनेस, बिजनेस किस चीज का करते थे जी? भारत आकर के। अब पूरी दुनिया में देखना, अभी हम आपको बताएंगे। जैसे कि भारत से एक तो मसाले भारत के बहुत फेमस थे। मसाले आप जानते हैं ना कि भाई वो तो 20 मई 1498 को आया वास्को डिगामा, उसने क्या खोजा था? उसने तो समुद्री मार्ग खोजा, यूरोप से भारत आने वाला समुद्री मार्ग उसने खोजा। ऐसा थोड़ी ना जमीन से लोग नहीं आते थे। ये देखो यहां पर, जैसे हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो वर्ल्ड मैप पढ़ा करो, कौन सा देश कहाँ स्थित है, ये जर्नल आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा महाद्वीप है आपका? एशिया। इधर क्या है आपका? एशिया। और ये क्या है? यूरोप। यूरोप और एशिया के बीच में कौन है? यहां पर अरब हैं, ये अरब, अरब। ये क्या है? ये आपका यूरोप। और ये क्या है? आपका एशिया। तो इनके बीच में व्यापार होता था, खूब व्यापार होता था। और ये व्यापार यूरोप और एशिया का किससे होकर के गुजरता था? तो बीच की कड़ी कौन है? अरब। तो जब यहां पर अरब फले फूले, उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, सैनिक संगठन बनाए, सेनाएं बनाई अपनी, तो यहां पर विचार जो व्यापार है वो किसका इंटरप्ट हुआ होगा? एशिया। एशिया का जो व्यापार है वो किस पर डिपेंड हो गया? अब अगर यूरोप को कुछ चाहिए तो कौन प्रोवाइड करेगा? आप कहेंगे अब तो सिर्फ अरब वासियों के हाथ में है, अरेबियंस के हाथ में है। तो कौन कौन सी चीज थी देखो, एक तो मसाले हुए, सबसे इंपॉर्टेंट है रेशम, सारी होड़ इसी की थी, सिल्क की। ठीक है, सारी की सारी होड़ इसी की थी, सिल्क की। रेशम हो गया, कपास, कॉटन भारत का बहुत फेमस था। ठीक है, मतलब चाइना का भी फेमस था। कपास हो गया, और अनाज वहां पर कम होता था, अनाज जो सीरियल्स हैं। ठीक है, सॉरी सी से लिखना, एस नहीं, सी, सीरियल्स है, अनाज आदि ये लेके जाते थे। तो बदले में हम क्या लेते थे? तो जो ये अरबी लोग हैं, ये तो हो गया इंडिया का, ये तो इंडिया प्रोवाइड करता था इनको,
इंडिया, इंडिया या एशिया आप कह सकते हैं। क्योंकि देखो ये रेशम जो है ये कहाँ पर पैदा हुआ है सबसे पहले, रेशम की खेती किस देश में शुरू हुई मुझे बताएं फटाफट से। तो रेशम याद रख लेना वो चाइना में शुरू हुआ, जिसके लिए कहानी है, रानी लीजू बैठी हुई थी अपनी चाय के गिलास को लेकर, उसके चाय में कीड़ा निकल गया, वो अपने कीड़े को निकालने लगी, कीड़े ने उंगली पर बहुत सारा कपड़ा छोड़ दिया धागा, और उसने उससे कपड़ा बनवा लिया। मतलब एक काल्पनिक कहानी है वैसे तो, लेकिन ये सत्य है कि सबसे पहले जो रेशम का व्यापार है वो चाइना से शुरू हुआ। रेशम का मतलब चमकीला कपड़ा, और चमकीला कपड़ा ऐसे थोड़ी था किसी के लिए भी, उसको पहनते थे राजा लोग या जो हाई क्लास 1 ऑफिसर्स होते थे, उच्च अधिकारी, हर कोई थोड़ी ना पहन लेता उसको। आप समझिए रोम में तो इतनी होड़ मची रेशम के कपड़े के लिए कि वहां के राजा ने आदेश जारी कराया कि कोई भी यहां पर रेशम का कपड़ा नहीं पहनेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि रोम के जो खजाने थे वो खाली होने लगे। जैसे होता है ना आज लोग रॉल्स रॉयस लेते हैं, आज सबसे अमीर आदमियों के पास कौन सी गाड़ी कॉमन है? जो सबसे अमीर आदमी है, सबसे महंगा ब्रांड गाड़ी होगा कौन भाई लेके आएगा ना, वो आपका एस्टन मार्टिन रखेगा, आपका रोल्स रॉयस रखेगा, लैम्बोर्गिनी रखेगा। तो ऐसे ही मतलब जो हाई क्लास लोग होते हैं, बहुत अमीर वर्ग, तो दुनिया में जो सबसे महंगी चीजें वो उनको चाहिए, सबसे पहले चाहिए। अब चाइनीज तो बहुत चालू थे, 2000 सालों तक तो उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया था दुनिया को कि रेशम कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, लेकिन कोरियंस ने उनसे इस टेक्नोलॉजी को चुरा लिया। कोरियंस के माध्यम से ही वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, वही टेक्नोलॉजी जापान में गई। कोरियंस ने ऐसे समझो उनका भांडा फोड़ दिया कि भैया ऐसे ऐसे बनता है। और फिर तो भारत में भी वो शुरू हुआ। भारत में आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे लगभग 100 BC में, यानी कि आज से लगभग 2100 साल पहले भारत में रेशम की खेती शुरू हुई। तो रेशम की बहुत डिमांड थी, और रेशम के लिए जो मार्ग आपका आता था यूरोप से, अरब कंट्रीज से होकर के चाइना और भारत, इसी को बोलते हैं सिल्क रूट। जब यहां पर आपके शासक आएंगे, जैसे कि महमूद गजनवी यहां आएगा या आपका कासिम यहां पर आएगा, तो इन सब का जो मेन मोटिव होगा इस्लाम के प्रचार के अलावा वो होगा कि सिल्क रूट पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। किसको नियंत्रित करना चाह रहे हैं? यूरोप से होकर के आने वाले सिल्क रूट को। बात क्लियर है? थम्स अप करके बताएं बात क्लियर है? तो भैया ये बदले में भी तो दे के जाते होंगे कुछ, मनी का तो सिस्टम नहीं था। तो जो अरब्स थे, अरब हमको क्या दे के जाते थे? देखो खजूर, डेट्स, जैतून, ऑलिव ऑयल, ये कहां से आया? अरब से आया। ऊंट, कैमल्स हमारे यहां नहीं थे, ऐसी चीजें भारत को ये देते थे बदले में। तो कहने का मतलब है पहला जो प्रचार प्रसार हुआ, वो प्रचार प्रसार हुआ आपका साथी किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। इस्लामिक लोग यहां पर आने लग गए। आपको याद होना चाहिए, अगर मैं एक वर्ष बताऊं आपको, एक वर्ष याद रख लेना, 628 AD। इस समय पर पैगंबर मोहम्मद जिंदा थे या नहीं थे? तो आप कहेंगे भारत में पहली मस्जिद बन गई थी। अभी तो कोई आक्रमणकारी भी नहीं आया, लेकिन इस्लाम भारत में पहले ही आ चुका था। भारत में पहली मस्जिद कौन सी है बताओ? जो अरब यात्रा पर गया था, चेरामन पेरूमल, इसने बनाई थी, इसी के नाम पर बनी चेरामन जुमा मस्जिद। कहां पर है? केरल में है। तो कहने का मतलब ये आपको समझना कि आने लगे थे। हाँ जी। तो इस्लाम यानी कि मुसलमान भारत में एंटर कर चुके थे। भाई जब मस्जिद बन गई तो मस्जिद किसके लिए बनेगी? अच्छा, तो लोग बसने भी लगे। और यहीं पर आपको याद रख लेना कि 636 में पहला प्रयास भी हुआ था। अब जो भारत पर अरब आक्रमण हुआ उसके बारे में जानकारी देती है पुस्तक आपकी चचनामा। आपसे कभी भी पूछे भारत पर अरब आक्रमण, तो ये कौन सी स्थिति में आपको बता रहा हूं, यहां पर मुझे बताएं अब तक की स्थिति में आपने क्या सीखा? तो यानी कि क्या है, अभी सीमित है। अभी क्या है? सीमित प्रचार है। यानी कि अभी थोड़ा 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 करके प्रचार हो रहा है, यानी कि अभी लिमिटेड है। सीमित प्रचार है कि नहीं है? हाँ जी। तो भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ उसके बारे में एक बुक का सोर्स लिखना। बुक कौन सी है? चचनामा। कुछ लोग कहते हैं इसके राइटर का नाम अली अहमद है, और कुछ कहते हैं इसका राइटर जो है उसके बारे में ज्ञात नहीं है। ये अरब आक्रमण के बारे में बताती है। अब ये अरब आक्रमण कैसे होगा ये समझना है हमको। अरब आक्रमण तो जितने भी खलीफा हुए, मैंने कहा कि भाई खलीफा बदल रहे थे, और 700 के करीब में अगर हम बात करते, उमैयद वंश के आपका खलीफा चल रहे थे।
इस समय जो खलीफा थे आपका सुलेमान, सुलेमान से पहले भी एक खलीफा था, कई खलीफा हुए मतलब उस टाइम पे नजदीक नजदीक में आपके। तो इन्होंने क्या आदेश दिया कि भाई आपको भारत को विजिट करना है, क्योंकि एक तो भारत के धन के बारे में व्यापारियों के माध्यम से पता चल चुका था कि भाई पैसा, अब मिड एशिया में वॉर लड़नी है, अगर इस्लाम का प्रचार प्रसार चाहिए और उधर में यूरोप के देशों से भी लड़ना है या अपने एग्जिस्टेंस को बचाना है, तो पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? तो पैसा कहां से मिलेगा? तो व्यापारियों के द्वारा सुन रखा था इस बात को कि भारत है एक संपन्न देश जहां से धन मिल सकता है। तो धन की लूट कहां से हो, इस्लाम का प्रचार कहां किया जाए? तो यहां पर छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करना। क्या बोलेंगे? खलीफा का भारत के लिए आदेश क्या आया? सॉरी, यहां लिखना, खलीफा का भारत के लिए आदेश। भारत के लिए आदेश, कैलिफ्स ऑर्डर फॉर इंडिया। क्या टास्क दी उसने? पहली टास्क दी प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार करिए वहां जाकर के। प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। दूसरी चीज क्या बताई? धन लूटना, पैसा वहीं से प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं लूटिंग, लूटिंग। तीसरी चीज कही आपसे, यहाँ के मंदिरों को तोड़ना होगा, यहाँ के जो धार्मिक विश्वास हैं वो टूटेंगे, मंदिरों को तोड़ना तीसरा आदेश था। डिमोलिशन ऑफ टेम्पल्स, चौथा आदेश साम्राज्य स्थापित करना, साम्राज्य स्थापित करना, कि वे साम्राज्य स्थापित करना होगा, इस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर, एन एम्पायर। अब ये क्यों है, मतलब इसी समय पर ये आदेश क्यों आए और इसी समय पर खलीफाओं ने क्यों दिया? क्योंकि देखो भारत में क्या था, पहले बड़ी शक्तियां भारत में राज्य कर रही थी, जैसे मौर्य काल था, एक सेंट्रल पावर थी उनके पास में। गुप्त हुए उनके बाद में तो सेंट्रल पावर हुई। गुप्तों के बाद में आपका कन्नौज पर राजा हर्षवर्धन रहे सन 606 से 647 तक। तो जब राजा हर्षवर्धन की मौत हुई तो उसके बाद में क्या हुआ, भारत में छोटे 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 राजवंश थे जो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, यानी कि उनका कंपटीशन एक दूसरे था, एक दूसरे से था, एक दूसरे को नीचा दिखाने से था। बात क्लियर है? तो खलीफा ने आदेश दिए, खलीफा ने आदेश दिए, बात समझ में आ रही है सारी, कोई दिक्कत तो नहीं? सर वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाना, देखेंगे बच्चे कुछ। आकाश धुंधियाल कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो बेटा अब भी आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे कोई, या तुम्हें दूसरा लेना पड़ेगा। फिर कोई ऐसी क्लास समझो जहां समझ में आए। ठीक है भैया? तो ये चार आदेश आ गए। तो इन चार आदेशों में क्या आदेश आया आपका, तो आप समझोगे कि पहला जो अटैक भारत पर हुआ था, कभी भी पूछे पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ, फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया बाय अरब्स 636 एडी में। पहला अरब आक्रमण कहां पर हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। मुंबई में जो थाने है जहां पर पहली रेल चली थी, ठीक है। और इस समय पर था आपका उमर, उमर मैंने बताया था ना आपको, दूसरे खलीफा कौन हुए, पहले अबू बकर, दूसरे उमर। और दूसरे के समय पर क्या हुआ था जब ये आक्रमण हुआ, क्योंकि उस समय पर मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार के लिए काम किया गया, लेकिन ये आक्रमण क्या हो गया था आपका, असफल हो गया था, असफल। यही आपके इसके बाद में ये लोग कहाँ चले गए थे फिर आपका, इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी किधर के लिए, आपका यूरोप के लिए या अफ्रीका के लिए। तो वहां पर ये कामयाब हो रहे थे बहुत ज्यादा, जैसे सीरिया मिस्र मैंने बताई, वो इसको जीत चुके। तो जब पहला आक्रमण हुआ 636 एडी में, तो 636 एडी में तो क्या हो गए, ये सफल नहीं हो पाए। तो इसके बाद में बहुत वेट हुआ है और अरब वाले ये देखते रहे इस बात को लेकर के कि कब एक अच्छा मौका आएगा, कब एक अच्छा मौका आएगा। तो अरब देशों का जो व्यापार है दोस्त, वो श्रीलंका के साथ में भी होता था भाई, एशिया में जब मैं कह रहा हूँ चाइना से होता था, भारत से होता था, श्रीलंका से भी होता था। यहां समझिए, ये जो अरब के देश है इनका व्यापार कहाँ होता था, श्रीलंका से भी होता था, ठीक है।
और यह ये श्रीलंका से भी रूट थे इनके। तो यहीं पर एक जहाज था जो श्रीलंका से जा रहा था। कहाँ से? श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था और अरब के लिए जा रहा था। अब मुझे बताओ सेंट्रल पावर कौन है इस समय पर? इस्लाम में सुप्रीम जो साथी आपके ऑर्डर माने जाते थे वो किसके माने जाते थे? खलीफा के, कैलिफ के जो ऑर्डर थे वो सबसे सुप्रीम होते थे। तो खलीफा का आदेश ये आया कि भाई किसी भी तरह एक काम करो, भारत में एंटर करने का तरीका क्या है? तो उन्होंने भारत में एंटर किया जा सकता है यहां से, जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम से, सिंध की तरफ से एंटर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सिंध रिपोर्ट क्या थी, कैसी रिपोर्ट के आधार पर? उनका सिंध से ही क्यों? तो सिंध से इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई सिंध में जो राजा है, राजा दाहिर है तो बहादुर व्यक्ति, लेकिन राजा दाहुर के साथ में जो लड़ाकू जनजाति है वहां पर दो, जाट और मेद, जाटो और मेदो को राजा दाहिर जो है जितना संरक्षण देना चाहिए उन लड़ाकू जातियों को, उतना वो संरक्षण नहीं दे रहा है। यानी कि एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, एक आपका सामाजिक भेदभाव है उन जातियों के बीच में। और ये सही मौका है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। जब व्यापारियों के माध्यम से ऐसी चुनी तो भाई कुछ ना कुछ कारण तो फिर चाहिए वॉर करने के लिए। तो यहां पर एक याद रख लेना, वहीं पर लिखाएंगे ताकि क्रम से चीजें होती रहे, है ना। यहां पर लिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पहला आक्रमण मैंने आपको बताया। अब यहां याद रख लेना, तो अरब व्यापारी के साथ सिंध में लूट, ये छोटा सा पॉइंट लिख लो। अरब व्यापारी के साथ सिंध में लूट, कोई लूट वूट नहीं हुई दरअसल में, आरोप थे, सिर्फ एलिगेशंस लगाए गए। उन्होंने कहा कि भाई एक अरब आपका व्यापारी आ रहा था, और वो कहां से आ रहा था? लंका से आ रहा था, श्रीलंका से। लंका को अरब वाले बोलते थे सैरेंडिव। यूबीपीसीएस परीक्षा में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, वेस्ट बंगाल प्रीलिम्स में पूछा गया, एमपी एसआई में पूछा गया, एमपी कांस्टेबल में, एमपी पटवारी, 5 परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछा गया है कि अरब वासी श्रीलंका को किस नाम से पुकारते थे? किस नाम से बताएंगे? बोलो भाई फटाफट से। तो सैरेंडिव। अब ये सफल तो हो नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत छोटी सी टुकड़ी आई थी, इनको लगा था कि उसमें सफल हो जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में उस समय पर राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, राष्ट्रकूटों ने उनको हराया। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस सबको असफल किया था। तो अरब व्यापारी के साथ जब लंका से उन्होंने कहा कि भैया हमारा जहाज, अब दरअसल में लंका से भेजा क्या गया था? 75 बेहतरीन सुंदर स्त्रियां। खलीफा को, जितने भी खलीफा थे इन सबको सुंदरतम स्त्रियां, जितने भी लड़ाके थे वो छांट के भेजते थे। और साथ में लूट का 5वां हिस्सा, 1/5 पार्ट ऑफ द लूट। 100 रुपए की लूट है तो 20 रुपए किसको जाएंगे? खलीफा को जाएंगे। तो यहां से क्या हुआ कि लंका से कहते हैं कि इसमें सुंदर स्त्रियां जो है वो थीं, और उस जहाज के ही आरोप लगा दिए इन्होंने। कहते हैं कि जो व्यापारी हैं, और यहाँ पे कुछ जो सरेंडर कर दिया था लंका के राजा ने, तो यहाँ से जो आपका खूबसूरत स्त्रियां गई थी उनमें से कुछ को व्यापारियों ने बांट लिया। खलीफा को इस बात का पता चला, उसने कहा कि इसको तो एक काम करो, राजा दाहिर के जिम्मे करो। उसने कहा राजा दाहिर से स्त्रियां तुम भेजोगे, ये जो हर्जाना है इस युद्ध का ये तुम दोगे, जो पैसा हुआ है यहाँ पे लूट हुई है इसको तुम दोगे। राजा दाहिर ने कहा कि हम थोड़ी ना ये लूट करेंगे। तो जो सिंध में राजा हैं, याद रखना, सिंध में कौन है राजा? राजा दाहिर, जो एक ब्राह्मण राजा थे, राजा दाहिर। राजा दाहिर, इनके ही पिता का नाम चच है, जिनके नाम पर चचनामा लिखा गया है। राजा दाहिर के फादर कौन है? इनके फादर का नाम है चच। अब दरअसल में जो इनके पिता चच थे, इन्होंने जो गद्दी सिंध में हासिल की थी वो वहां के राजा को हरा के हासिल की थी। तो इनकी तो मृत्यु हो गई चच की। चच के बाद में इनका जो चचेरे भाई थे चंद्र, वो गद्दी पर बैठे थे। फिर चंद्र को गद्दी पर हराकर अपने चचेरे भाई को, यानी कि वो हराया किसने? राजा दाहिर ने। तो फाइनली सिंध पे राजा थे राजा दाहिर। अब राजा दाहिर ने मना कर दिया, तो इनको तो अटैक करना था, तो राजा दाहिर के खिलाफ इन्होंने पहला अटैक किया 711 में। तो सिंध पर जो पहला आक्रमण हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, इसको बहुत महत्वपूर्ण लिखना। सिंध पर पहला आक्रमण, सिंध पर पहला आक्रमण, फर्स्ट अटैक ऑन सिंध। फर्स्ट अटैक ऑन सिंध ये किसने किया था? तो ये किया आपका अबैदुल्ला ने। अबैदुल्ला, अबैदुल्ला, इसके बाद में बुदेल को भेजा गया। ये दोनों असफल रहे थे।
लिख लिया करो। 711 एडी में ये दोनों क्या रह गए थे, असफल रह गए थे, और राजा दाहिर ने ही हराया। राजा दाहिर को बहुत कमजोर शासक दिखाया गया। एक लाइन मिलती है आपको हिस्ट्री में उनकी, ऐसा लगता है बहुत कमजोर से शासक है। कमजोर नहीं थे, जिसने दो दो युद्ध आपका फेल कर दिए तो वो क्या कमजोर है? आप कहेंगे नहीं, कमजोर नहीं थे। अब जब सिंध, अब सिंध को देखो मैप में, थोड़ा सा माइंड में बनाओ सिंध किधर है। आज से अगर कंपैरिजन करें, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं सिंध। यहाँ देखो रेड कलर में जो है ये सिंध है। तो मैं अगर आपसे पूछूं आज कहाँ, आज ये कौन सा देश होगा यहाँ पर? आंसर करो फटाफट से सारे लोगों का। आपकी कॉमन समझ क्या कहती है, ये जो देश है आज यहाँ पर कौन सा देश होगा? तो ये सिंध क्षेत्र है, यानी कि आज कह सकते हैं आप वर्तमान पाकिस्तान से इसकी तुलना कर सकते हैं। ये ऊपर दिख रहा है जाबुल, ये अफगानिस्तान के दो हिस्से हो गए थे उस टाइम पे, काबुल और जाबुल। अफगानिस्तान दो हिस्सों में टूट गया था, काबुल और जाबुल, काबुल जाबुल। और ये है आपका सिंध, सिंध जिसको नीचे लिख रहा है चच। चच के मतलब चच राजा के वंशजों ने यहां पर राजा किया। ओके बॉस, छोटी सी बात है। अब भैया जो यहां पर आपका, अब ये जब असफल हो गए तो ये बड़ी यहां पर सिरदर्दी हुई। अब भेजा गया 712 एडी में कासिम को। 712 एडी में सिंध पर जो आक्रमण किया वो किया मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम, ऑर्डर किसके थे? खलीफा के। और खलीफा के ऑर्डर पर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया आपका कहाँ? हजाज ने। इसको लिख लेना इनाम को, ये पूछा जाता है। हजाज, ईरान के हजाज ने, एक खलीफा का सूबेदार था हजाज ने। मतलब ऐसे समझो ये तो आपका कमांडर है एक, और ये कौन था? ये सूबेदार था आपका। ईरान के हजाज ने इसको भेजा। अब ईरान के हजाज का ये दरअसल में कौन है? इसका ये भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। ठीक है, बहुत कम उम्र का, 17-18 वर्ष ही उम्र थी मोहम्मद बिन कासिम की जब वो भारत आया। और भारत जो इसने एंट्री की वो की खैबर पास से। खैबर पास किस देश में है? खैबर पास, खैबर दर्रे से भारत आया था। खैबर दर्रे से भारत आया। किस पास से आया था बताएंगे? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो इमेज में दिखा रहा हूँ ना आपको, पीडीएफ में आपकी में मिल जाएंगी, तो एक बार एनालिसिस करना बैठ के। यहाँ देखो ध्यान से, अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, पर तो पहले तो भारत की सीमा यहाँ तक थी। तो यहाँ पर था खैबर दर्रा। याद रखेंगे इस बात को, खैबर दर्रा कहाँ से, किधर से आया कासिम। अब कासिम जब भारत में आया आपका खैबर दर्रे से होता हुआ, तो सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण उसने किया था? ये जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। सबसे पहले आक्रमण करता है वो सिंध की एंट्री पर। कहाँ पर? इसका जो विजय अभियान है मोहम्मद बिन कासिम का, याद रख लेना, वो कैसे होकर के चलेगा। सबसे पहले जो उसने वॉर किया वो किया देवल पर। देवल में उसने लूट की। यहां से उसने, कहते हैं कि लगभग 100 स्त्रियों को, और साथ में आपका जो लूटा गया पैसा था उसका 1/5 भेज दिया हजाज के पास में। हजाज के थ्रू वो कहाँ गया? खलीफा को। देवल के बाद में जो दूसरा उसका अटैक था वो था आपका निरून पर। निरून, यहां पर बौद्ध लोग काफी थे, हिंदू भी काफी थे। और यहां पर राजा जयसिंह का जो राजा जयसिंह नहीं, राजा दाहिर का जो लड़का था जयसिंह, वो यहां पर रूल करता था। वो भाग गया यहां से छोड़ करके, वो यहां से छोड़ करके भाग गया, तो नीरून को लूटा। नीरून के बाद में वो लोग गए कहां पर? आपका शीशम। शीशम के जाटों ने यहां पर विद्रोह किया और बहुत तकड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और यही शीशम के जाट वो थे जिन्होंने फिर साथ नहीं दिया दाहिर का। क्यों नहीं दिया? उसका कारण है, क्योंकि शीशम के जाटों के खिलाफ जब विद्रोह हुआ तो यहां पर जो कासिम की सेनाएं थी, कासिम की सेनाएं, कहते कासिम की सेना में बहुत सारी बीमारी फैल गई और इस समय पर सेना लंबे समय तक रुकी रही नदी के किनारे की। भाई ईरान से वो आएगी, पहले तो मेडिकल एड आएगा, वहां से जब चिकित्सा व्यवस्था हमारी हो जाएगी, जब हमारा इलाज हो जाएगा तो हम आगे चलेंगे और राजा दाहिर के किले ब्राह्मणाबाद या फिर अरोर पर तभी अटैक करेंगे जब हम फिट हो जाएंगे। और राजा दाहिर इतना बहादुर होके बैठा रहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे और लड़ेंगे और मारेंगे इनको। मतलब अपनी तरफ से दूरदर्शिता नाम की चीज नहीं थी, नेतृत्व नहीं था। भारतीय राजाओं में ये एक कमी रही, एक तो संगठित नहीं थे,
तो जब यहां पर वो रुके हुए थे शीशम के जाटो, तो यहां पर साथ देना चाहिए था राजा दाहिर को जाकर के या नहीं? तो राजा दाहिर अपने किले में एक बहादुर व्यक्ति बन के कि ठीक है एक दिन लड़ेंगे, और तब, और ऐसा भी नहीं है, वो उनकी मेडिकल एड आई, मतलब सुविधा भी आई, और उनको सुविधा मिली। इसके बाद में सुविधा मिली, और सुविधा के बाद में क्या हुआ, यहां पर शीशम के जाटों को जीतने के बाद में वो गए सीधे फिर आपका ब्राह्मणावाद। ब्राह्मणावाद 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 के बाद में वो गए आपका रावर के किले पर। रावर का किला, यहां पर राजा दाहिर से युद्ध हुआ। राजा दाहिर भी लड़े, राजा दाहिर की पत्नी भी लड़ी। क्या कह रहे हैं सर? 3 बजे दूसरी क्लास है बेटा। मैं तुमसे क्या बोलूं अब? मैं भी पढ़ाऊंगा ना अभी 3 बजे, मेरी क्लास है, मुझे तो बोलना है, आपको तो बैठ के आराम से पढ़ना है। उसके बाद भी आप लोग नहीं पढ़ाने देते। ठीक है, अब नहीं पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्रिकल से, है? ऐसा कर दूं क्या? और मैं कर सकता हूं, सोच लेना, पता चले कल की क्लास ही शेड्यूल नहीं हुई। इसीलिए जिनको पढ़ना वो पढ़ो, जिनको नहीं पढ़ना वो शॉर्टकट देख लो ना भाई। कोई आपको यूट्यूब पे कितनी क्लास मिल जाएंगी, 1 घंटे में पूरा मुगल काल, 2 घंटे में पूरा आधुनिक इतिहास, आधे घंटे में पूरा मध्यकालीन इतिहास, 15 मिनट में प्राचीन इतिहास। वो वाली वीडियो देख के क्लास कर लो, वो आसान है। तो मैं आप लोगों के लिए नहीं पढ़ाने आया था बच्चों, मैं पढ़ाने उनके लिए आया हूँ जिनके अंदर धैर्य है, जो जानना चाहते हैं इस भारत के इतिहास को, जो सीखना चाहते हैं, जो परफॉर्म करना चाहते हैं। मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूँ मित्र, आपके लिए नहीं। आप इनके जैसे हो जाएंगे तो आपके लिए भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको होना पड़ेगा इनके जैसा। तो रावर का किला जीता, और रावर का किला जो जीता गया है ये 20 जून 712 को जो जीता गया। ठीक है, रावर के किले को जीतने के बाद में क्या हुआ था, इसी युद्ध में पहले तो आपका जो राजा दाहिर थे वो हाथी पर लड़े। हाथी जब आग के गोले छिड़े, क्योंकि देखो जो कासिम आया, कासिम लेके आया था अपने साथ 6000 घुड़सवार, सीरियन घुड़सवार, 6000 ऊंट और 3000 ऊंट जो सामान ढोने वाले थे, और साथ में एक लेके आया था पत्थर फेंकने वाला यंत्र, स्टोन थ्रोअर। और यहां आकर के मैंने बताया उसने जिहाद का नारा दिया, उसके साथ ही 50,000 लोग और लग गए स्थानीय, जो वहां के आपका बोलते हैं शीशम के जाट। फिर उन्होंने भी अरबों का साथ दिया उस समय पर। आप संस्मरण पढ़ेंगे, आप जानोगे, तो इस बात को आप जानोगे शीशम के स्थायी लोगों ने, क्योंकि राजा दाहिर ने उनका साथ नहीं दिया जब उन्हें जरूरत थी। तो उस संकट की घड़ी में जान बचाने के लिए वो भी किसके साथ हुए, वो भी साथ हो गए आपका किसके, कासिम के। तो 20 जून 712 एडी को राजा दाहिर की मौत हुई, राजा दाहिर की डेथ हुई। राजा दाहिर की जो रानी लड़ रही थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो अंदर महिलाएं थी उस समय पर कासिम और उसकी सेनाओं के द्वारा बहुत, बोलते हैं ना, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर जो है लूटमार की गई, हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए। और साथ में यहां पर क्या हुआ कि राजा दाहिर की जो पत्नी थी, लाडी इनकी वाइफ है, और इनकी 2 बेटी परिमला और सूर्यमला, इनको गिरफ्तार करके कहां भेज दिया गया, खलीफा के पास में। ये इनकी डॉटर्स थी, इनको कहां भेज दिया गया, खलीफा के पास में। तो जब ये खलीफा के पास में गई तो इन्होंने एक 2 संस्मरण है, चचनामा क्या कहता है, इसके 2 संस्मरण है, आधुनिक इतिहासकार नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि जब वो खलीफा के पास गई तो खलीफा को जाकर उन्होंने क्या आरोप लगाया खलीफा के पास, कि उन्होंने कहा कि भाई जो कासिम है उसने हमको 3 दिन बंधक बना के रखा और हमारा सतित्व खत्म कर दिया, उन्होंने हमारा सतित्व अब नष्ट हो चुका है। यानी उसने हमारे साथ में क्या है, हमारा शारीरिक शोषण उसने किया है। तो कहते इस बात से बहुत नाराज हुआ, तो उसने आदेश दिया कि उसको जो है एक बैल की खाल में बंद करके लाया जाए कासिम को। और जब कासिम को बैल की खाल में बंद करके ले जाया गया बगदाद, तो उस समय तक वो अंदर ही मर गया कासिम। और उसके बाद में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया दोनों ने कि भाई हमने तो जो है, ये हमने तो झूठ इसलिए बोला था। तो कहते हैं इनको घोड़ों से बंधवा करके फिर खिंचवाया दोनों को। कौन कहते हैं इस बात को, इतिहासकार एलपी शर्मा। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, वो कहते नहीं ऐसा नहीं है। उनकी एक थ्योरी क्या है, उनकी थ्योरी आती है कि जो खलीफा था 715 में, खलीफा 715 में वो था वालिद। इस समय पर कौन खलीफा था, वालिद। और वालिद की हो गई डेथ, और वालिद के बाद में खलीफा बना सुलेमान।
और जो ये खलीफा सुलेमान बना, इसने क्या किया, सुलेमान खलीफा ने, कि जो हज्जाज और उसके संबंधी थे उनके प्रति इसको ईर्ष्या थी, क्योंकि हज्जाज को बहुत सारी कमांडिंग दी थी किसने, वालिद ने, ईरान के हज्जाज को। और इस बात से सुलेमान बहुत चिढ़ता था, वो ईर्ष्या रखता था उनसे, क्योंकि वो बहुत करीबी था। अब जब सत्ता हथिया ली सुलेमान ने, तो किसके खिलाफ हो गया, हज्जाज के। लेकिन हज्जाज की भी डेथ हो चुकी थी, 715 वर्ष है, इसमें हज्जाज की भी डेथ हुई थी। तो कहते उसने सारा गुस्सा निकाला मोहम्मद बिन कासिम, और क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम और उसके साथ में जो रिश्तेदार थे। अब मुझे बताओ, कासिम हज्जाज का रिश्तेदार है या नहीं है, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी। तो एक थ्योरी ये है, याद रखेंगे, दोनों थ्योरी याद रखोगे कि भाई एक तो सुलेमान ने मरवाया उसको, और एक परिमला और सूर्यमला की चालाकी से उसको मारा गया। तो ये तो मरने से पहले उसके कुछ कब्जे और हैं। एक याद रख लेना, मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को कब जीता था, मूल स्थान जिसको हम पहले बोलते थे मुल्तान, 713 एडी में, 713 एडी में विजय। बेटा मेरे इस ड्रीम के साथ में मेरा जो सपना है ना आपको पढ़ाने का, उसके साथ मतलब प्रबलता से रहना, है ना। बहुत मतलब निर्भीक छात्रों की जरूरत है। 713 एडी में, और इतना पैसा यहां से मिला था उसको मुल्तान से, जिसको मूल स्थान कहा गया, कि भैया उसको फिर लूट की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको सोने का नगर उसने कह दिया था। और जब सिंध को उसने जीता था तो सिंध पे एक टैक्स लगाया था, जजिया। जजिया के बारे में क्या जानते हो बताओ, याद रखना। कासिम ने कासिम ने सिंध पर जजिया थोपा। जजिया किस पर लगता था, ठीक है, जजिया एक टैक्स था, ठीक है, जजिया क्या था, एक टैक्स था, और जो लगता था आपका नॉन मुस्लिम्स पर, यानी जो मुसलमान नहीं थे। और इनका कहना था कि भाई अगर हमारे हमारे क्षेत्र में रहना है तो क्या देना पड़ेगा, जजिया देना पड़ेगा, 2.5% टैक्स। और ऐसा नहीं था 2.5% टैक्स ऐसे ही, इसकी भी कैटेगरी थी। कैसे, जैसे एक कैटेगरी थी, जितने भी लोग ईसाई थे इस क्षेत्र में, या जितने भी यहूदी थे, ईसाई और यहूदी को ये बोलते थे लोग क्या, आपका जिम्मी, क्या कहते थे इनको, जिम्मी कहते थे अरबी। और जितने भी भारतीय थे, यानी कि भारतीयों से आप समझे ईसाई और यहूदी मूर्ति पूजक नहीं थे, यानी कि जो आइडियल वर्शिप करते थे उन लोगों को ये कहते थे काफिर। काफिर किसको कहते थे, ये मूर्ति पूजकों को उस समय पर, भैया ये मूर्ति पूजा करते हैं। तो जितने भी काफिर है उनको तो रहने की ही अनुमति नहीं थी, बोले कि भाई तुमको इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इनको बोला गया था शुरुआत में 2.5% टैक्स, 2.5% टैक्स, जिसको जजिया कहा गया कि भाई तुम जजिया दे सकते हो और तुम रह सकते हो, लेकिन तुम नहीं रह सकते मूर्ति पूजक, क्योंकि खलीफा का आदेश ही क्या था, मंदिरों को तोड़ने के लिए, यानी कि वो मूर्ति पूजा के एकदम खिलाफ था। भाई अरब में मैंने बताया ना आपको, मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे वो किसके खिलाफ खड़े हुए, मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने। तो वो तो बेसिक हो गई चीज की, मूर्ति पूजा के विरुद्ध लड़ाई है। तो यहां पर क्या हुआ, मूर्ति पूजक जितने भी काफिर थे इनको कहा तुमको मरना पड़ेगा। तो यहां पर इतना कत्लेआम हुआ कि रोज सैकड़ों लोगों को मारा जाता। तो इसके बाद में चिट्ठी लिखी मोहम्मद बिन कासिम ने ईरान के हजाज को, उसने कहा कि भाई इतने सारे लोगों को मारना संभव ही नहीं है, इन लोगों की तो जो राष्ट्रीय एकता है, अपने धर्म के प्रति जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा, इसको बदला ही नहीं जा सकता, इतने कत्ल करने संभव ही नहीं है। तब उन्होंने कहा ठीक है, अब इनको भी तुम एक काम करो, जिम्मी ही मान लो, अगर नहीं इतना नहीं डर पा रहे हैं तो। बहुत सारे कत्लेआम हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रोज खड़े हो जाते, कहते कि भाई तुम एक काम करो, तुम जिम्मी हो, ठीक है, तुमको इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, या यहूदी, इस्लाम यहूदी या फिर ईसाई में से कोई एक बन जाओ। लोग मना कर देते, गर्दनें काटी गई लगातार। देवल में क्या किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उसने देखा युवा जितने भी लोग हैं 17-18 वर्ष से उम्र के जितने भी हैं सबको मार दो, इससे नीचे के छोड़ के इससे ऊपर जितने भी एडल्ट हैं जो वयस्क उम्र के हैं सबको मार दो। तो सब मार दिए गए। तो यहां पर क्या हुआ, आपका जो तो काफिर थे तो इसने सबको क्या मान लिया, बाद में फिर जिम्मी मान लिया। बहुत सारे टैक्सेस लगाए इसने, सिंचाई कर लगा दिया 40%, बोले नहरों का इस्तेमाल करोगे अगर सिंचाई के लिए तो 40% देना होगा, नहरों का इस्तेमाल नहीं करोगे, पानी खुद का कहीं से वर्षा के पानी पर निर्भर करोगे तो 25% टैक्स दे दो। बात समझ पा रहे हो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्या उस समय पर आपकर जो अरब आक्रमणकारी है उन्होंने क्या अत्याचार किए हैं।
तो ये जजिया को याद रख लेना कि सिंध में जजिया किसने लगाया था। तो यहां पर एक बात बताओ मुझे, हिंदुओं को आर्थिक रूप से कमजोर किए जाने का काम किया जा रहा था या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। सिर्फ 3 कैटेगरी ऐसी थी जजिया में जिनको छूट थी। कौन 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 से थे? एक तो ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था, ठीक है। एक आपका जो विकलांग लोग थे उन पर जजिया नहीं लगता था। और किस पर नहीं लगता था? तीसरी कैटेगरी आप बताएं। ब्राह्मण, विकलांग और आपका बुजुर्ग, इन 3 पर क्या था? आपका जजिया नहीं था, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी आती है, बहुत जगह आपको वर्णन ये मिलेगा ब्राह्मण, विकलांग और आपका किन पर? विकलांग बुजुर्ग की जगह आप ये लिखें औरत, महिला, वो ज़्यादा सही कैटेगरी होगी। महिला, इन पर जो है आपका नहीं लगता था। बात क्लियर है जी भाई साहब? राजा दाहिर के बारे में समझ गए? राजा दाहिर की हार का कारण क्या रहा? दूरदर्शिता। उनको आगे बढ़ के अटैक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो अटैक नहीं किया। जो वहां की जाट लड़ाकू जनजाति जिनके साथ को अपने साथ मिला करके, या जो मेंदो, जाटो और मेंदो को यदि उन्होंने अपने साथ मिलाया होता तो वो इसको असफल कर सकते थे। लेकिन बोलते सोशल डिस्क्रिमिनेशन, हमारे यहाँ पर जो देश है वो जातियों में बटा हुआ है, ठीक है। सब लोग अगर किसी के पास शक्ति आती है तो अपनी जाति के व्यक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वही हमारे पीछे रहने का कारण भी रहा। कोई दिक्कत? अब मुझे एक छोटी सी बात बताए, 5 मिनट में एंड करते हैं। 5 मिनट में एंड करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे ये बात बताओ, कौन था यहाँ पर? मुझे बताओ कौन? आपका कासिम था। तो कासिम को मरवा दिया गया या नहीं मरवा दिया गया? हाँ जी। कासिम की जगह आया था याजिद। जो सुलेमान ने भेजा था, याजिद को भेजा था। याजिद को भेजा गया। याजिद ऐसा था इसकी 18 दिन बाद ही डेथ हो गई। 18 दिन बाद याजिद की जगह जो आया था वो आया था हबीब। हबीब, और ये थोड़ा सा उदार था। उदार का मतलब है इसने जो हिंदुस्तानी राजा थे उनको वापस शक्तियां दे दी। जैसे अगर मैं आपसे बात बताऊं, जो जयसिंह मैंने आपको बताया राजा दाहिर का लड़का था जो भाग गया, वो वापस से आपका कहां पर जाता है? अपनी राजधानी में पहुंच जाता है। लेकिन इस समय पर एक खलीफा और बदल गए, उमर द्वितीय। उन्होंने आदेश दिया कि इस्लाम अब कट्टरता पर चलेगा। और वही समय था कि कट्टरता के जब आदेश आए तो राजा दाहिर के लड़के जयसिंह ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अरे इस कैटेगरी नहीं है ब्राह्मण, विकलांग और महिला, ये मत लिखो, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये इतिहासकारों की अपनी बनाई हुई कैटेगरी है। कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा। ब्राह्मण इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक उस पर बात में लगाता है। ठीक है। कासिम, फिर कौन आया आपका? हबीब आया, हबीब। और फिर इसके बाद में अरबों में आपसी संघर्ष हुआ। अब एक क्वेश्चन सोचना कि भाई जो अरब 712 में आकर के भारत में आए, अब आप कहोगे 712 के बाद में जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था सीधे महमूद गजनवी का सन 1000 के आसपास। तो 300 वर्षों तक ये भारत में फिर क्यों राज नहीं कर पाए थे? तो उसके लिए आज समय का अभाव है। कल आपको बताएंगे हिंदुस्तान की कौन सी शक्ति, जब उन्होंने देखा कि सिंध पर अटैक हो गया है, जिन्होंने एक संगठन बनाया। बप्पा रावल जी थे, ठीक है। आपका विक्रमादित्य द्वितीय थे। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट थे। और राष्ट्रकूटों के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इन्होंने एक संगठन बनाया था चारों ने, और चारों ने मिलकर के खदेड़ा था फिर इनको। जैसे रावलपिंडी नाम किन के नाम पर है बताओ? तो वो बप्पा रावल जी के नाम पर है, मेवाड़ के शासक, गोयल वंश के वास्तविक संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। तो बप्पा रावल जी ने उनको खदेड़ा था और साथ में फौजी चौकी बनाई थी अपनी। तो रावल जी के नाम पर, पिंड माने देश, रावलपिंडी। तो रावलपिंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इनको सिंध से आगे, रावलपिंडी से भी आगे तक छोड़ के आए थे चारों ने जब संगठन बनाया। तो इसके बारे में आपको पढ़ेंगे। और फिर अब पढ़ेंगे कि आपका क्या सांस्कृतिक योगदान था अरबों और हमारे बीच में, क्या क्या चीज़ें बदली, कौन सा हमारा ज्ञान जो यूरोप पर उन्होंने पहुंचाया, आचार्य ब्रह्मगुप्त जो थे हमारे गणितज्ञ, उनका क्या योगदान रहा है, भास्कर द्वितीय का क्या योगदान था जिसको अरबों ने, जिसका फ़ायदा उठा करके यूरोप पहुंचाया। तो मेरा उद्देश्य तो साथी ये रहेगा कि मैं आपको मतलब एक सुप्रीम नॉलेज प्रोवाइड करवा पाऊँ। आपके अंदर वो क्षमताएं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपके जानने के लिए ना हो, ठीक है। कक्षाएं हमेशा आप समझ लेना 1.5-2 घंटे की आइडियल रहेगी। कभी कभी मैं आपसे कहता हूँ जो छोटा टॉपिक होगा, टॉपिक एंड होगा, छोटी कक्षा भी होगी।
बाकी आइडियल टाइम आज आप जानते हैं, शुरुआत के 10-15 मिनट आपको गाइड करने में लगे, और साथ में 10-15 मिनट गाइड करने में लगे आपको, और क्लास को मतलब 1.5 घंटे की टाइमिंग मान लेना आप, लगभग 1.5 घंटे। ओके, ये बताओ फटाफट से आंसर। रोज क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो, आप नहीं पढ़ोगे, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना कब की? 7वीं, किस शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई, उसको बोलते हैं हदीस। जो उनकी एजुकेशंस थी, उनकी मृत्यु के बाद में जो लिखी गई उसको हदीस कहा गया। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? ये हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे, मिलादुल नबी। ये पढ़ाएं, ये क्वेश्चन बताएं आज। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? कौन है व्यक्ति? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडिब कहा है? किसको कहा है? सेरेंडिब। श्रीलंका को कहा है।